कि आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद संभवतः आपकी लोकतंत्र को लेकर समझ और ज्यादा विकसित हो जाएगी। एक प्रगतिशील राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र जहां के लोग लोकतंत्र की हिफाजत के लिए क्या समझते हैं, क्या मायने रखते हैं, संभवतः आज के सेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या जानकारी देने जा रहा हूं, जरा चाहिए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबने लिखा हुआ देखा कि इजराइल में खत्म हुआ लोकतंत्र, क्या वहां तानाशाही आ गई? क्या यहां पर ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जिस बात का विस्मय दिखा रहा है, लोग झंडों पर जहां डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, नेतन्याहू के पोस्टर के साथ में लोग उन्हें तानाशाह बुला रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? ऐसा हुआ है कि इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास हो गया है। ये न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाले बिल को लोकतंत्र खत्म होने से आप कैसे चुन सकते हैं? चलिए चर्चा करते हैं। आप में से जितने भी साथियों ने अभी तक हमारे साथ जुड़ करके जितना भी ज्ञान इधर उधर का इकट्ठा किया हो, आप उसमें से एक सेशन हमारे साथ पहले ये वाला देखे होंगे। लगभग 4 महीने पहले हमारे द्वारा एक सेशन किया गया था कि इजराइल में आ रही है तानाशाही। सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे थे, जिनमें सैनिक भी शामिल थे। हमने आपको इस तरह से दिखाया था कि इजराइल के लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट को चूंकि आप अभी तक भूल चुके होंगे, अगर भूल चुके होंगे तो हम थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि डेमोक्रेसी की परिभाषा संभवतः क्या मानी गई है मार्केट में। अकॉर्डिंग टू लोकतंत्र के जानकार, ये माना गया है कि संभवतः डेमोक्रेसी 4 बड़े स्तंभों पर खड़ी है, जिनमें से एक है न्यायपालिका, एक एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, एक लेजिस्लेटिव विधायिका और एक है मीडिया। हालांकि ये कहीं पर किसी संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या आपसी सामंजस्य में रहे, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये अपन की बात हम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में लोकतंत्र के मायने क्या निकाले जाते हैं, तो कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 बड़े स्तंभ हैं, यानी कि ये सभी लोग एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड ना करें। ऐसा ना हो कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका सोचे कि हम बड़े, कार्यपालिका के ऊपर संसद सोचे कि हम बड़े, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मंत्री सोचे वो बड़े, मंत्री के ऊपर संसद सोचे हम बड़े, संसद के ऊपर मीडिया सोचे हम बड़े। क्योंकि इन चारों के पास में जनता के प्रति अपनी वफादारी निभाने के मौके हैं, जनता के लिए काम करने के मौके हैं। तभी तो लिंकन साहब का स्टेटमेंट है ना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये चारों ही लोग काम तो जनता के लिए ही कर रहे हैं। मुसीबत कब हो कि जो काम एक साथ बराबरी पर किया जा रहा हो, उसमें से यदि लेजिस्लेचर यानी जहां से विधान बनते हैं, विधायिका, यदि वो न्यायपालिका की शक्तियों को ओवरराइड कर ले, यानी वो ये समझे कि मैं जो न्यायपालिका कार्य करेगी उस कार्य को खुद करूंगा, या फिर न्यायपालिका के किए गए कार्य को मैं पलट दूंगा, अगर ऐसा कोई भी सोचता है, तो ये जो समानता का भाव है इन तीनों के बीच में, या सामंजस्य का जो भाव है, वो बिगड़ जाएगा। यानी कि लेजिस्लेचर द्वारा जुडिशरी के पावर अगर ले लिए जाएं, या फिर जुडिशरी के द्वारा किए गए फैसलों को अगर लेजिस्लेचर यानी विधायिका के द्वारा बदल दिया जाए, संसद या विधान परिषद, विधानमंडल के द्वारा बदल दिया जाए, तो इसे ओवरराइड करना कहेंगे, और इसी कारण से इसे डेमोक्रेसी के खत्म होने का कारण मानेंगे। सवाल है, सर आपने लिखा कि लोकतंत्र खत्म हो गया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के अंदर हुआ क्या है कि वहां पर जो जुडिशरी है उसकी पावर अब संसद ने अपने पास ले ली है। मतलब जुडिशरी के द्वारा यानी वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए किसी भी फैसले को यहां की संसद, जैसे भारत की संसद को अब संसद कहते हैं, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, ऐसे इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेसेट के द्वारा, संसद के द्वारा, जो कि मतलब आम बोलचाल की भाषा में आप संसद कहें, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए फैसले को पलटा जा सकता है। कितने में पलटा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो यहां पर यह जान लीजिए कि इनके द्वारा इस फैसले को ओवरराइड करने के लिए 120 सांसदों में से यदि 61 सांसद वोट देकर कहें कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य नहीं है, तो वो बदल जाएगा। विचार करिए, सरकार भी तो उसी की बनती है जिसके पास बहुमत होता है। इसको अपने पास लेकर आ जाते हैं। इंडिया का हाल देखते हैं। इंडिया में जिसके पास बहुमत उसकी सरकार, बहुमत का मतलब आधे से अधिक जिसके पास वोट हैं या सांसद हैं। यही चीज आप इजराइल में फील करिए। जुडिशियरी का कोई फैसला आया, आपको पसंद नहीं हुआ कि नहीं ये फैसला तो सही नहीं है, और उस स्थिति में आप विचार करिए कि जुडिशियरी के फैसले को संसद द्वारा, जिसकी सरकार है, उसके द्वारा पलट दिया गया।
तो फिर एक बात बताइए, जुडिशरी अल्टीमेटली करेगी क्या? न्याय फिर आप किससे मांगेंगे? आज अगर हम अपने देश की बात करें तो न्याय मांगने का सबसे बड़ा तार्किक आधार क्या है कि आपको लगता है कि सरकार के द्वारा अपने द्वारा निर्णय तो ले लिया। सरकार किसकी है? जिसने सरकार को जिताया, यानी कि सत्ता पक्ष के जो समर्थक हैं उनकी है। संभवतः आपने सरकार को वोट नहीं दिया हो। आपने वोट ना दिया हो तो सरकार, भाई एक बात बताइए, किसी भी देश में बहुमत का शासन है अगर लोकतंत्र के आधार पर, मान लीजिए हम सीधा सीधा बात करें, चलो 51% लोगों का मताधिकार है किसी के पास, तो बाकी 49% के हितों की रखवाली कौन करेगा? आप कहेंगे न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका कैसे करेगी? वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनने देगी जिसके चलते बाकी जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके खिलाफ कोई कार्य किया जा सके। अब मान लीजिए कि न्यायपालिका के द्वारा उन 49% लोगों के हित में कोई निर्णय दिया, निर्णय के आते ही विधानसभा, ये जो आपकी संसद है, नेसेट है, उसने उस निर्णय को ही बदल दिया कि नहीं 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 आपकी नहीं चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो सत्ता पक्ष है वो सब कुछ अपने मनमाफिक करेगा। तो जब जनाब आपके द्वारा केवल बहुमत जिसने वोट दिया है उसी के ऊपर काम किया जाएगा, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनको अगर ध्यान में नहीं लिया जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है? यही आज के सेशन का आधार है। ठीक है, तो आज जब हम इजराइल के बारे में ये चीज बोलते हैं कि इजराइल में खत्म हुआ लोकतंत्र, और हमने जब आज से 4 महीने पहले बोला था कि वहां आ रही है तानाशाही, ये हम क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का बड़ा आधार ये लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। ये वो लोग हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सवाल, सर बाय द वे लोग तो समझ में आया, ये कौन से लोग हुए? यार ऑब्वियस सी बात है, ये वो लोग भी तो हो सकते हैं ना जिन्हें ये डर है कि अब तो सरकार अपने हिसाब से फैसले पलट देगी। तो जिसने सरकार को, वर्तमान सरकार को वोट नहीं दिया, उन सबको तो टेंशन होने लग गई कि यार हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा? वो सड़कों पर आ गए। तो जो सरकार के पक्ष में नहीं है, अपोजिशन पूरी तरह सड़कों पर है। लेकिन जनता को आप टैग नहीं कर सकते कि ये कोई अपोजिशन है, क्योंकि जनता तो जनता है। यानी कि सरकार के जो पक्ष में नहीं है वो अपोजिशन में है, वो आकर के सड़कों पर है। आप देखिए प्रोटेस्ट को, माना जा रहा है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। किन किन को? नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को, पुतिन को। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू में पुतिन करैक्टर आ गया है, यानी नेतन्याहू भी अब इजराइल में पुतिन की तरह डिक्टेटरशिप करने वाले हैं। नो वन इज अबव द लॉ, ये तख्तियां लेकर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप यहां पर लोगों के मीम बनते देख सकते हैं। डेमोक्रेसी को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। कारण यह है कि इजराइल के संसद के द्वारा वो बिल पास कर दिया गया है जो न्यायपालिका को बाईपास कर देगा। यानी इजराइल की संसद नेसेट के द्वारा वो चीज पास कर दी गई है जिस बिल का प्रोटेस्ट 4 महीने से हो रहा था। आप देखिए कि इजराइल में तानाशाही के लिए हमने आपको बताया था कि जुडिशियल ओवरहॉल बिल लाने का जो बात किया जा रहा था, जनवरी में सबसे पहले इसकी चर्चा हुई थी। जनता सड़कों पर उतर आई। जनता के प्रोटेस्ट के बाद भी यह बिल संसद के द्वारा पास कर दिया गया है। और जब संसद के द्वारा यह पास कर दिया गया है तो अब आप विचार कर सकते हैं कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। प्रतिक्रिया, परसों यह बिल पास हुआ, इजराइल के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, सैनिकों ने नौकरी छोड़ने के लिए आवेदन कर दिया। मुट्ठी भर जनता है। हमारे राजस्थान में इजराइल से 7 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है। 98 लाख पॉपुलेशन है इजराइल की, और वो लोग इतने अवेयर हैं कि क्या है डेमोक्रेसी और क्या है डिक्टेटरशिप। आप इससे अंदाजा लगाइए। इतना सा देश, मुट्ठी भर देश, मतलब आप एक तरह से सोचिए कि भारत में तो कई शहर ऐसे होंगे जो इजराइल से ज्यादा पॉपुलेशन रखते होंगे। इजराइल के लोगों ने अपने द्वारा जुडिशियल पावर को कर्ब किए जाने की जो पावर आई है सरकार के पास, उसके विरोध में सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप सड़कों पर देख सकते हैं। छोटे इतना सा देश जिसके इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर है, और किस लिए? कि नहीं, जुडिशरी की पावर मत छीनिए। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर इसका मतलब क्या वहां की जुडिशरी भी चुनाव लड़ती है क्या? नहीं भाई, जुडिशरी चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन असल मायने में जुडिशरी उन लोगों के लिए है जिनकी बातें नहीं सुनी गई। क्योंकि न्याय असल में इसका नहीं होता कि आपके हित में क्या है। न्याय यह होता है कि जो संविधान में लिखा हुआ है वो सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पता चले जिनकी सरकार है उनको तो बोलने की आजादी है, जिनके जो लोग खिलाफ खड़े हैं वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जुडिशरी का जो सबसे बड़ा काम होता है वो यही होता है कि इन लोगों के हितों की रक्षा की जाए।
और इनकी रक्षा करने में अगर विफल होते हैं तो लोगों को तो परेशानी होगी ही। ऐसा उनके बिल में क्या है? मैंने कहा आदेश पलटने की पावर उन्होंने अपने पास ले ली कि बोले हम आदेश पलट देंगे, आप तो कोई भी आदेश दीजिए, हम उसको बहुमत के आधार पर पलट कर रख देंगे। नंबर एक। और क्या करने की पावर ले ली? दूसरी पावर ये ले ली, जैसे अपन इंडिया के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अपने देश में क्या होता है, मान लीजिएगा हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी को जज बनना है, तो जज कौन बनाता है? तो आपके दिमाग में आएगा सवाल, सरकार ही बनाती होगी सर। जब से देश के अंदर इतने सारे लोगों को नौकरी देती है सरकार, तो जजेस को भी सरकार नौकरी देती होगी? जी नहीं। मतलब पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हो आप कि सरकार देती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि असल मायने में हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही अपने बनाए हुए कॉलेजियम से यह तय करती है कि किसे जज बनना है, यानी वो अपने आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस रखती है। जजेस के अंदर जजेस का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा वो खुद तय करती है, जिसमें यह निश्चित रह सके कि जुडिशियरी में विधायिका का, लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस ना हो। अदरवाइज अगर विधायिका अपने लेवल पर जजेस को नियुक्ति देने लग गई तो फिर न्यायपालिका के साथ फिर से गलतियां होने लगेंगी। क्यों गलतियां होने लगेंगी? क्योंकि अगर लेजिस्लेचर को यह लगने लगेगा कि मेरा आदमी जज बनना चाहिए ताकि ये मेरे पक्ष में न्याय देगा, तो फिर ये कैसा न्याय हुआ? आपको याद होगा भारत में भी ऐसा एक बार हुआ था जब सरकार के द्वारा, तो अब आप देखिए कि न्यायपालिका के पास से आप ऐसे समझिए कि जहां न्यायपालिका के हल्का सा बफर आया था बीच में, जहां न्यायपालिका के पास से एक बार के लिए यह अधिकार छिन गया। कौन सा अधिकार छिन गया? कि भाई अपने जजेस को लेकर आने का। वहीं दूसरी ओर उनके साथ जो चैलेंज हुआ वो इस बात का हुआ कि अगर कल को जज सरकार ने ही भेजा तो भाई साहब बड़ी मुसीबत ये हो जाएगी कि जजेस सरकार के, निर्णय उन जजेस ने भी गलती से दे दिया तो सरकार ने बदल दिया, तो सारा फैसला कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार में गलती क्या है सर? जनता ने ही तो चुनी है सरकार। जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उस अपोजिशन का क्या होगा? हो सकता है आप सरकार की नीतियों से सहमत ना हो, तो आपका क्या होगा? ऐसी स्थिति में इजराइल की जनता सड़कों पर है। तो आप सोचिए 29 हफ्तों से हैं, मतलब लगभग आप पकड़ लीजिए 250 दिनों से ज्यादा से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को जुडिशियल ओवरहॉल बिल जो है वो पास हो गया, जिसके चक्कर में तो आप देख सकते हैं पहली बार 4 जनवरी को यह बिल की चर्चा होना शुरू हुई थी। जब प्रोटेस्ट बहुत बढ़ने लगे तो इसको होल्ड पर डाल दिया गया था। प्रोटेस्ट के चलते सैनिकों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, लोगों के द्वारा सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट किया गया। ऐसी स्थिति में इस बिल को मास प्रोटेस्ट के कारण हॉल्ट पर तब डाल दिया गया था, लेकिन फाइनली इस बिल को पास करा दिया गया। अब आप पूछेंगे सर विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने बायकॉट किया। 120 में से 64 लोगों के द्वारा इस बिल को पास कराया गया, बाकी लोग संसद छोड़कर चले गए, नेसेट छोड़कर चले गए, बोले हम इस चीज का भागीदार नहीं होना चाहते। ठीक है, लोग जो सत्ता पक्ष के हैं वो बड़े खुश हैं क्योंकि अब उनके पास में ब्रह्मास्त्र की ताकत मिल गई है, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। आप आधार इससे अंदाजा लगा लें कि इजराइल के अंदर लोग नॉर्थ कोरिया का झंडा लेकर खड़े हैं कि नॉर्थ कोरिया बन गया है हमारा देश, यानी तानाशाही इस हद तक पहुंच गई है। अखबारों के द्वारा प्रथम पेज को ब्लैक कर दिया गया है। इसे इजराइल के इतिहास का काला दिन कहा जा रहा है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं 25 तारीख के अखबारों में फ्रंट पेज पर केवल और केवल ब्लैक फोटो छपा था। आपके दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, दुनिया भर का रिएक्शन क्या रहा? दुनिया किस प्रकार से इस विषय के ऊपर रिएक्ट कर रही है वो भी बताइए। तो 2 बातें तो मैंने आपको बता दी कि इस बिल के द्वारा, पहली बात आदेश बदल दिए जाएंगे, दूसरी बात लॉ मेकर्स के द्वारा तय किया जाएगा जज कौन बनेगा, और तीसरी चीज सरकार अब अपनी मर्जी से लीगल एडवाइजर चुन सकेगी। अब न्यायपालिका नहीं देगी, वो अपने लेवल पर सारी चीजें चुन पाएंगे। ये इन्होंने कर लिया। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बना कि नेतन्याहू ने ये सब किया क्यों? क्या उन्हें जनता का विरोध दिखाई नहीं देता? दिखता है, लेकिन इसके बारे में नेतन्याहू कहते हैं कि हमारा पक्ष इजराइल के अंदर जिस प्रकार की विचारधारा का है, हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा विरोधियों को ना अंदर आने दिया जाए। हम उनके हितों की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन विवाद आपको अच्छे से पता है। नेतन्याहू बड़े ही कट्टरपंथी विचारधारा से आते हैं। उनका माना जाता है कि वो एक्सट्रीम फार राइट विंग व्यक्ति हैं जो केवल खुद को पसंद करते हैं, खुद के जैसे लोगों को पसंद करते हैं। तो उनका मानना है कि पैलेस्टाइन जैसे लोगों के जो पक्षधर लोग हैं उनकी कोई सुनवाई ना हो तो भी चलेगा। तो इस प्रकार की विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू के ऊपर आरोप था करप्शन का, और जब करप्शन का आरोप था तो बड़ा प्रश्न यह था
कि करप्शन के आरोप के चलते ही पहले इनकी सरकार गई थी। हालांकि करप्शन से इनको मुक्त कर दिया गया आदेश के द्वारा, लेकिन अब ये चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो कि उठा करके हमारे ऊपर करप्शन चार्जेस लगा दिए जाएं। लोगों के ऊपर वाटर कैनन्स, पानी की बौछारें करके लोगों को भगाया जा रहा है। आप सवाल पूछेंगे कि प्रतिक्रिया दुनिया की क्या आई। आप सेम डे की प्रतिक्रिया देखें कि इजराइल की जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी कि दुनिया भर के देशों की क्रेडिट रेटिंग होती है कि उस देश को कितने स्टार रेटिंग मिली है, वो कहां है। स्टैनले, मूडीज, इन सब ने इनकी रेटिंग गिरा दी है। मॉर्गन स्टैनले के द्वारा रेटिंग गिरा दी गई है कि भाई इनके साथ व्यापार करना बड़ा रिस्की हो गया है। अमेरिका के द्वारा नेतन्याहू से बातचीत की गई और उनसे कहा गया कि भैया अगर ऐसा कुछ करना था तो अपोजिशन की सहमति लेना जरूरी था, इससे इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में संभवतः दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ ही नेतन्याहू ने हालांकि जनता से कहा कि वो बिल पर चर्चा को तैयार हैं, अपोजिशन आए तो सही, लेकिन अपोजिशन नहीं आया तो हमने नहीं किया। ऐसे में अपोजिशन क्या कह रहा है? अपोजिशन ने कहा है कि ये काला दिन है, ये तो तय है, लेकिन मैं फिर भी जनता से कहूंगा, यायर लेपिड नेता हैं यहाँ के अपोजिशन के, उन्होंने जनता से कहा है कि आप लोग देश के लिए एक रहें। ऐसा ना हो कि आप नौकरियां छोड़कर बैठ जाएं। देश को अगर आवश्यकता है डॉक्टर्स की तो डॉक्टर्स जॉब पर जाएं, देश को आवश्यकता है सिक्योरिटी की तो देश के जो सैनिक हैं वो जॉब पर जाएं। बोले आप लोग अपना काम करें, लेकिन राजनेता के अपना काम करते रहेंगे। और न्यायपालिका में इस बिल को हम चैलेंज देने जाएंगे तो संभवतः हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका चैलेंज भी किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है, जैसी आपको जानकारी। बाकी आप क्या मानते हैं इस विषय के ऊपर, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।